नमस्कार दोस्तों। 11 बज चुके हैं और मैं कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें का एक और अंक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये इस सीजन का 5वां अंक है। इससे पहले जो 4 अंक मैंने प्रस्तुत किए उन्हें आप लोगों ने बहुत पसंद किया, आप लोगों की बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई और मुझे लगातार इस बात के संदेश मिल रहे हैं कि इस कार्यक्रम को इस तरह से जारी रहना चाहिए। मेरी भी इच्छा रहती है कि ये कार्यक्रम जारी रहे, ये सिलसिला चलता रहे, लेकिन कई बार कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं क्योंकि जिंदगी की अपनी गति होती है, जिंदगी का अपना तरीका होता है। जिंदगी वैसे नहीं चलती जैसे हम चाहते हैं। जिंदगी अपनी मनमर्जी की मालिक होती है, वो अपने तरीके से चलती है। तो उस तरीके में हमें अपने लिए समय निकालना पड़ता है, अपनों के लिए भी समय निकालना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम सब एक विधा से जुड़े हैं जिसे साहित्य कहते हैं, तो उसके लिए समय निकालना, उसके लिए बातें करना वो भी आवश्यक होता है। इस वर्ष नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में बहुत सारी किताबें आई हैं और वर्ष 2024 मुझे लगता है कि किताबों के लिए बहुत सुनहरा वर्ष होने जा रहा है, क्योंकि जो किताबें आई हैं वो बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अनूठी हैं, अपने अंदाज में, अपने कहन में, अपने विषय में बिल्कुल नए तरीके की किताबें आई हैं। जैसे मैंने आपको पिछले कुछ अंकों में बताया कि बोरसी भरांच एक बिल्कुल अलग तरह का गद्य है। ए वहशते दिल क्या करूं बिल्कुल अलग तरह की किताब है। तो ये किताबें जो पिछले नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आई हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत लंबी रेस दौड़ेंगी। और ये जो मैं फिर से कह रहा हूं कि 2024 किताबों के लिए एक सुनहरा वर्ष होने जा रहा है। आज मैं जिस किताब पर चर्चा करने जा रहा हूं वो बिल्कुल नई लेखक की किताब है। नई लेखक इस मायने में कहूंगा क्योंकि कहानी में इस समय कई सारी पीढ़ियां कथा साहित्य में एक साथ काम कर रही हैं और हम देखते हैं कि चित्रा मुद्गल जी और ममता कालिया जी जैसे लोग अभी भी लगातार लिख रहे हैं, तो वहीं बिल्कुल उनसे 5वीं या 6ठी पीढ़ी के लेखक और लेखिकाएं भी अपने साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आज मैं जिस किताब की चर्चा करने उपस्थित हूँ वो ऐसी ही एक किताब है और ये किताब कुछ नए तरीके की बातों को हमारे सामने लेकर आती है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में जब इस किताब का विमोचन हुआ था तब मैं वहां उपस्थित था और विमोचन करने वालों में मैं भी शामिल था। लेकिन जो मैंने बताया कि किसी कारण से मैं नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले से किताबें साथ नहीं ला पाया स्वास्थ्य की परेशानी के कारण, तो ये किताबें बाद में धीरे धीरे मंगवाता रहा और ये किताबों के आने का क्रम अभी तक चल रहा है। जिस किताब के विमोचन में मैं शामिल हुआ था वो सेतु प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया एक उपन्यास है। इस उपन्यास का नाम है कित कित और अणुशक्ति सिंह जो हमारे समय की एक और महत्वपूर्ण लेखक हैं, नई पीढ़ी की एक महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनका यह दूसरा उपन्यास है। और ये उपन्यास पहले उपन्यास से बिल्कुल अलग है। पहला उपन्यास जहां एक पौराणिक पात्र पर था, तो ये दूसरा उपन्यास वर्तमान में है। इसकी कथा वर्तमान समय की कथा है और ये वर्तमान समय की कई सारे उलझे हुए धागों को खोलने की एक कोशिश है ये उपन्यास। सेतु प्रकाशन से प्रकाशित होकर ये किताब अभी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में ही आई है और ये उपन्यास 142 पेज का उपन्यास है और इसका मूल्य 249 रुपए है। बाटा की तर्ज पर यह भी कुछ एक नया कीमतों का अंदाज आया है कि 249 रुपए इस किताब का मूल्य है। ये किताब अपनी तरह की बहुत अनूठी किताब है। ये किताब आपको नॉस्टैल्जिक कर देती है। ये किताब आपको बार बार पुराने दिनों की स्मृतियों में खींच ले जाती है। ये किताब आपको बहुत सारे नामों की याद दिलाती है। इस किताब को पढ़ते हुए कभी मुझे राजेंद्र यादव याद आते रहे, कभी मुझे मन्नू भंडारी याद आती रही, मोहन राकेश याद आते रहे, उषा प्रियंवदा याद आती रही और उस दौर के बहुत सारे वो लेखक याद आते रहे जिन्होंने
दाम्पत्य की उलझी हुई रेशमों को सुलझाने वाली कहानियां लिखी और दाम्पत्य के गहराई तक उतरने की कोशिश की। ये उपन्यास भी वैसा ही एक उपन्यास है। यद्यपि इसका मूल जो है वो प्रेम है, लेकिन उस प्रेम के बहाने चर्चा दाम्पत्य जीवन की है और बिल्कुल नए तरीके से देखा गया है दाम्पत्य जीवन को। इस उपन्यास पर चर्चा करने से पहले मैं अपनी एक बहुत पसंदीदा गजल के कुछ शेर जरूर यहां पढ़ना चाहूंगा। मेरे मित्र हैं लियाकत जाफरी साहब, उनकी एक गजल है जो मुझे बहुत पसंद है और इस किताब को पढ़ते हुए मुझे बार बार वो याद आती रही। तो उसका मतलब कुछ यूं है, कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, एक ही शख्स से दो बार मोहब्बत करना। कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, एक ही शख्स से दो बार मोहब्बत करना। और जिसको तुम चाहो कोई और न चाहे उसको, जिसको तुम चाहो कोई और न चाहे उसको, इसको कहते हैं मोहब्बत में सियासत करना। और जिसमें कुछ कब्रें हों, कुछ चेहरे हों, कुछ यादें हों, जिसमें कुछ कब्रें हों, कुछ चेहरे हों, कुछ यादें हों, कितना दुश्वार है उस शहर से हिजरत करना। ये उपन्यास यही कहानी कहता है। ये उपन्यास प्रेम की वही कहानी कहता है जो लियाकत जाफरी साहब कह रहे हैं। अणुशक्ति सिंह ने बहुत डूब कर इस उपन्यास को लिखा है, बहुत गहराई तक जाकर मन की उन छोटी छोटी गांठों को खोलने की कोशिश की है, जो गांठें प्रेम में बांधी जाती हैं, जो गृहस्थ जीवन में बांधी जाती हैं, जो दाम्पत्य जीवन में बांधी जाती हैं और जो बहुत सारे रिश्ते नातों को साथ लेकर चलती हैं। इस उपन्यास में अगर हम जब नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में, चूंकि उस समय तक मैंने इस किताब को पढ़ा नहीं था, चूंकि उसी दिन इसका विमोचन था, तो जब मैंने वहां चर्चा सुनी थी तो मुझे ये समझ में आया था कि ये एक पुत्री द्वारा कही गई कहानी है अपने पिता के प्रेम की। तो मुझे इस अनूठे विषय को लेकर उत्सुकता हो आई थी। हमने अभी दूसरे अंक में या सबसे पहले अंक में हमने चर्चा की थी गीता श्री जी के उपन्यास सामा चकवा पर, जहां एक पिता द्वारा पुत्री के प्रेम को अस्वीकृत कर देना, पुत्री जिससे प्रेम कर रही है उससे अस्वीकृत करके उसे श्राप देने की कथा थी। ये किताब एक पुत्री द्वारा एक पिता के प्रेम को स्वीकार करने की कथा है। अब मैं दो उपन्यासों का को इस तरह इसलिए आमने सामने रख रहा हूं क्योंकि सामा चकवा में एक पिता स्वीकार नहीं कर पाता कि उसकी पुत्री किसी से प्रेम करे, जबकि वो पिता कृष्ण है। और कित-कित में एक पुत्री स्वीकार करती है कि उसके पिता को भी प्रेम हो सकता है और उसके पिता को भी प्रेम करने का अधिकार है, बावजूद इसके कि वो उसकी मां से शादीशुदा है। ये इस उपन्यास का अगर हम कहते हैं यूएसपी, तो वो इस किताब का यूएसपी है कि एक पुत्री अपने पिता के प्रेम को स्वीकार कर रही है, उसे एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, मेरे पिता का ये प्रेम है। और उसके बहाने वो एक यात्रा करती है, उसके बहाने वो एक लंबी यात्रा दिखाई गई है उसके पिता के प्रेम की तलाश में। कहानी की अगर हम बात करें तो कुछ पात्रों के बीच ये कहानी चलती है। जो पुत्री है आकृति है, उसका भाई आनंद है, उनकी माँ कनु है और उनके पिता निर्मल हैं, और इन सब से परे वो प्रेमिका वैष्णवी जिसकी कहानी है। इस कहानी को पढ़ते पढ़ते मैंने कहा कि मुझे बहुत सारी पुरानी कहानियां याद आती रही, बहुत सारे पुराने उपन्यास याद आते रहे। ये उपन्यास 20वीं सदी के बीतते हुए समय में चलता है। ये उपन्यास 1990 से 2000 के बीच में कहीं चलता है, जब मोबाइल नहीं थे, जब कंप्यूटर नहीं था, तब कुछ नहीं था। लेकिन उस दौर में एसटीडी बूथ्स आ चुके थे। वहां से संकेत मिलता है कि ये 1994-95 से लेकर 2000 तक की कथा कहता है। तो इस कहानी में एक डायरी के बहाने एक बेटी
अपने पिता के प्रेम को पढ़ रही है। डायरी पढ़ना, किसी दूसरे की डायरी पढ़ना खराब माना जाता है, उसे असभ्यता माना जाता है कि आप किसी दूसरे की डायरी पढ़ रहे हैं। लेकिन वो बेटी अपने पिता की डायरी पढ़ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने पिता के उस प्रेम वैष्णवी को स्वीकार कर रही है। कित-कित मेरे लिए ये नाम थोड़ा सा नया इसलिए था क्योंकि जिस खेल का नाम कित-कित शायद उत्तर प्रदेश बिहार में होता है, उसे हमारे मध्य प्रदेश में गप्पा कहते हैं। गप्पा, और उसका पैटर्न भी थोड़ा सा अलग होता है। हमारे यहाँ पर तीन समानांतर लाइनें खींचकर और फिर उनमें बॉक्स बनाए जाते हैं और इस तरह से 4 बॉक्स एक तरफ और 4 बॉक्स एक तरफ हो जाते हैं और फिर एक पैर पे कूदते हुए उस पत्थर के टुकड़े को पैर से खसकाते हैं और सर के पीछे से फेंकते हैं। तो जहां जिस बॉक्स के अंदर वो गिर जाता है, उस बॉक्स में वो फेंकने वाले का अधिकार हो जाता है। तो उसे हमारे यहाँ गप्पा कहते हैं। तो वो एक पैर पर जब लंगड़ी चलते हुए उसको खेला जाता है, वो उसे वहां कित-कित कहा जाता है। उसका थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज होता है, उन बॉक्सेस का पैटर्न चेंज होता है। लेकिन उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कित-कित जो उठाया गया है, और मैं उसे गप्पा से जो रिलेट कर पा रहा था कि उसमें सर के पीछे से ऐसे पत्थर फेंका जाता है, जिस घर में गिर जाता है वो घर उसका हो जाता है। एक समय वैष्णवी कित-कित खेलते हुए, प्रेम का कित-कित खेलते हुए सर के पीछे से पत्थर फेंकती है और वो पत्थर निर्मल के दिल में जाकर गिरता है। वो दिल जहां सामाजिक रूप से कन्हू को होना है, लेकिन कन्हू वहां है नहीं, वो घर खाली पड़ा है। ये इस उपन्यास का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। निर्मल जो शादीशुदा है कन्हू के साथ, फिर भी उसका दिल प्रेम से सूना है, उसका दिल खाली पड़ा है, उसका घर खाली पड़ा है। और वैष्णवी बहुत चुपके से वहां पर वो पत्थर फेंक कर और वहां उसको अपना घर बना लेती है। मुझे लगता है कि कई बार हम जब प्रतीक चुनते हैं अपने उपन्यास के लिए, जब हम कई बार प्रतीक चुनते हैं अपने उपन्यास के शीर्षक के लिए, तब हम अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि हमें भी पता नहीं होता कि वो कितना बड़ा रूपक हम गढ़ रहे हैं। यहां पर ये कित-कित किसी को विस्थापित करके किसी के स्थापित होने की कहानी नहीं है। प्रेम में विस्थापित और स्थापित नहीं होता। प्रेम कभी किसी को विस्थापित नहीं करता। अगर किसी के दिल में पहले से कोई प्रेम बनकर बैठा हुआ है तो कोई दूसरा उसे विस्थापित नहीं कर सकता। हमें ऐसा लगता है कि वहां कोई नहीं था या कोई था, पर असल में वहां कोई भी नहीं होता। तभी कोई दूसरा आकर हौले से बैठ जाता है। ये कहानी इस एक वाक्य की चारों तरफ चलती है। बहुत पहले निदा फाजली साहब ने कहा था, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, और तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। ये उपन्यास उसी उम्मीद की कहानी कहता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये प्रेमी की बेटी की नजरों से पाठक को बताता है कि उसका प्रेम कैसा था। और वो बेटी कभी भी किसी भी बिंदु पर, इस कहानी में किसी भी बिंदु पर वो बेटी ये नहीं कह रही कि मेरे पिता ने मेरी माँ के साथ बेवफाई की है या मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। वो पूरी कहानी में अपने पिता के समर्थन में खड़ी दिखाई देती है, आंशिक रूप से, क्योंकि वैष्णवी को वो भी पसंद करती है। वैष्णवी से कहीं ना कहीं उसे अपना जुड़ाव महसूस होता है। और जो हमने देखा है कि पुत्रियों का पिता के साथ एक अतिरिक्त जुड़ाव होता है, उस अतिरिक्त जुड़ाव से वो आकृति भी निर्मल के साथ जुड़ी हुई है, वो अपनी माँ से भी जुड़ी हुई है। लेकिन ये किताब बहुत बहुत प्रैक्टिकल तरीके से जिंदगी की सच्चाई दिखाती है। यहाँ आदर्शवाद नहीं है, यहाँ पर किसी तरह का कोई सामाजिक गणित नहीं दिखाया जाता है कि नहीं तुम शादीशुदा हो इसलिए तुम प्रेम में नहीं पड़ सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम वैसा नहीं कर सकते हो। वो तथाकथित सारी चीजें जिनको लेकर हम
पिछले शायद 5000 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो विवाह नाम का जो संस्था है, या विवाह नाम का जो शब्द है, इसको सबसे पहले श्वेत केतु करके कोई हुए, उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी, क्योंकि उनसे पहले विवाह जैसा कुछ नहीं होता था और उन्होंने इसकी खोज की थी। तो मुझे लगता है कि श्वेत केतु का वो प्रयोग कई बरस बीतते बीतते अब नए अर्थ तलाशने की कोशिश कर रहा है, और उन नए अर्थों की तलाश का परिणाम है ये उपन्यास कित-कित। और इस उपन्यास में संबंधों के जटिल ताने बाने हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसी बेटी है जो अपने पिता के प्रेम को तलाश रही है, वहां तक पहुंच रही है। इस उपन्यास का दूसरा खूबसूरत पहलू यह है कि कनु, जो निर्मल की पत्नी है, वो पूरे उपन्यास में वैष्णवी के प्रति एक तरह से सकारात्मक भाव लेकर चलती है। उसके मन में कहीं कुछ नहीं है। उसको कई लोग बोलते हैं, कई लोग उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो उसको अपनी तरफ से इनकार कर देती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं जानती हूं वो बहुत अच्छी लड़की है। एक लेखक का कमाल होता है कि वो इस तरह के संबंधों का ताना बाना बुने और पाठक उसे स्वीकार भी कर ले। कई बार हम नैतिकता अनैतिकता के खेल में उलझ जाते हैं। कई बार हम समाज के नियम कानूनों की बातें करने लग जाते हैं। एक पाठक के रूप में हमारे अंदर वो द्वंद्व चलता रहता है कि एक लेखक जो नई दुनिया खोल रहा है, वो समाज के मान्यताओं से कहीं विपरीत तो नहीं जा रहा है, और कई बार हम अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन इसमें सब कुछ होते हुए भी पाठक इस कहानी को स्वीकार करता है। ये लेखक की ताकत है कि वो इन सब चीजों को लेकर पाठक के मन में एक स्वीकार्यता पैदा कर रहा है। एक लेखक अगर अपने पात्रों, अपनी घटनाओं और अपने विषय को लेकर अगर पाठक के मन में स्वीकार्यता पैदा नहीं कर पाता है, तो उसकी कृति बेकार हो जाती है। इस कहानी में वो सब चीजें एक्सेप्ट की गई हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे बार बार गुलजार भी याद आते रहे। गुलजार की एक फिल्म हम लोगों ने बरसों पहले इजाजत देखी थी। वो भी दो स्त्रियों और एक पुरुष के बीच का प्रेम त्रिकोण था। लेकिन इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे इसलिए वो नहीं याद आया। मुझे इसलिए याद आया कि इस उपन्यास में फ्लैशबैक्स और वर्तमान का इतना अच्छा फ्यूजन है कि वो पाठक एक क्षण में वर्तमान में होता है, एक क्षण में फ्लैशबैक में चला जाता है, फिर डायरी पर आ जाता है, डायरी से पात्रों के पास पहुंच जाता है, और उन सब के बीच में वो कथारस उसे बांधे रखता है। वो कथारस उसे अपने साथ बहुत अच्छे से जोड़ कर रखता है। अणुशक्ति सिंह ने कहीं किस्सा गोई को लेकर लिखा है, मुझे लगता है कि किस्सा गोई हर लेखक के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर किस्सा गोई नहीं है तो आप पाठक से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप पाठक से जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि किस्सा गोई के अंदर एक प्रकार का रस होता है, एक प्रकार का वो गोंद होता है जो आपके पाठक को आपसे जोड़ देता है। जब पाठक आपसे जुड़ जाएगा तो वो कहानी खुद ब खुद सुन लेगा। इस कहानी में कित-कित में भी बहुत अद्भुत किस्सा गोई है। इतनी अच्छी किस्सा गोई है कि हम उसके साथ बहते चले जाते हैं। इस किताब को पढ़ते हुए हमें प्रेम का वो समय याद आता है जो 80 के दशक का प्रेम था, जो 90 के दशक का प्रेम था, और हम सब नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं और हम सब सोचने लग जाते हैं कि वो जो प्रेम था, वो प्रेम और आज कितना फर्क आ गया है। लेकिन ये कहानी उस समय की होने के बाद भी हमें आज की ही लगती है, और हमें ऐसा लगता है कि ये आज की कोई बात कही जा रही है, ऐसा लगता है। परवीन शाकिर ने कहा था कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। इस किताब में भी लौटना होता है, इस किताब में भी वापसी होती है। मैं अंत की चर्चा नहीं करूंगा,
क्योंकि वो अंत इस किताब का ऐसा है कि वो आपको पढ़ना चाहिए। वो अंत एक ऐसा अंत है जो स्त्री स्वतंत्रता की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए नहीं रचा गया है। वो स्त्री की आजादी के नारे लगाते हुए नहीं रचा गया है। उसके अंदर एक छटपटाहट है और उस छटपटाहट से वो मुक्ति पा लेती है। और इस किताब में उसका जो हल दिखाया गया, उसका जो परिणाम दिखाया गया है, वो इतने सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि हमें एक किताब, एक उपन्यास जब समाप्त हो रहा होता है तब पाठक धीरे धीरे एक प्रकार का रिलीफ चाहता है कि जो कथा का जो तनाव उसके अंदर था और कथा को लेकर जो छटपटाहट या बेचैनी उसके अंदर उपज रही थी, वो किसी एक बिंदु पर जाकर किसी एक रिलीफ के साथ उसे उपन्यास से बाहर ले जाए। इस उपन्यास के अंत में वो रिलीफ आता है और वो रिलीफ एक बिल्कुल नए तरीके से आता है। और उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो नई पीढ़ी सामने आ रही कहानी की, अणुशक्ति सिंह जैसे लेखकों की जो बिल्कुल नई पीढ़ी सामने आ रही है, ये प्रयोग करने से डर नहीं रहे हैं। ये किसी भी प्रकार का प्रयोग करने से डर नहीं रहे हैं और शायद यही इनकी सबसे बड़ी ताकत साबित होने वाला है। क्योंकि प्रयोग करने से डरने वाले लेखकों की कृतियां समय खारिज कर देता है, पाठक खारिज कर देता है। लेकिन इस किताब में लगातार प्रयोग किए गए हैं और संबंधों को लेकर बहुत बहुत ठीक वैसा ही प्रस्तुतिकरण है जैसे संबंध जीवन में होते हैं। इसके पात्र बहुत लंबे लंबे फिल्मी डायलॉग नहीं बोलते, बहुत लंबे लंबे संवाद नहीं बोलते हैं, एक वाक्य में सारी बात को खत्म करके निकल जाते हैं। शायद ये नई पीढ़ी का गद्य है, शायद ये नई पीढ़ी की कहानी है। अणुशक्ति सिंह का ये दूसरा उपन्यास है। शर्मिष्ठा जो मैंने बताया वो पौराणिक पात्र पर था उपन्यास, और ये उपन्यास वर्तमान में है। ये बीतती हुई 20वीं सदी से लेकर आज तक चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक उपन्यास अणुशक्ति सिंह को हिंदी साहित्य में अच्छे से स्थापित कर देगा, क्योंकि इस तरह की कथाएं इन दिनों कम लिखी जा रही हैं। इस तरह की कहानियों पर काम बहुत कम हो रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि दाम्पत्य पर सब तो लिखा जा चुका है, प्रेम पर सब कुछ तो लिखा जा चुका है, अब काहे पर लिखा जाए, अब क्यों लिखा जाए। लेकिन अणुशक्ति सिंह जैसे लेखक आते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। वो कहते हैं ना कि आपसे पहले के लेखकों ने हो सकता है सारी जमीनें तोड़ ली हों फसल उगाने के लिए, लेकिन अभी भी आपके पास में ये विकल्प तो है कि आप किसी जमीन पर फसल को उगाएं, पर तरीका बदल लें। ये नए तरीके से उगाई गई फसल है जो प्रेम की बात करती है, जो बात करती है दाम्पत्य के बीच के प्रेम की, और उसमें बिछड़ना नहीं है। अहमद फराज ने जो कहा था, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें, उसका जो शेर है वो शेर इस किताब की कहानी है, वो शेर इस किताब की आत्मा है। तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। ये इंसानों की कहानी है, ये फरिश्तों की कहानी नहीं है, ये खलनायकों की कहानी नहीं है, ये नायक और खलनायक की कहानी नहीं है, ये इंसानों की कहानी है। इस कहानी में जो आकृति का जो चरित्र गढ़ा है अणुशक्ति सिंह ने, वो बहुत मेहनत से गढ़ा है। मुझे लगता है कि एक छेनी हथौड़ी लेकर एक शिल्पकार जब पूरी मूर्ति के बाकी जिस्म को तराशता हुआ जब चेहरे पर पहुंचता है, तब वो एक समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। उसे आंखें तराशनी है, उसे नाक तराशनी है, उसे होंठ तराशने हैं, उसे वह जगह तराशनी है जहां से मूर्ति बात करना शुरू करेगी, वो देखने वालों के साथ संवाद करना शुरू कर देगी। मुझे लगता है उस समाधि की अवस्था में आकृति के पात्र को गढ़ा गया है। इतना परफेक्ट पात्र है वो कि उसे किसी से शिकायत नहीं है। उसे जो अपने मन में
आता है वो वही कर रही है, उसे कुछ नहीं, उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। एक बेटी अपने पिता की प्रेमिका के साथ जब संवाद करती है तो वो संवाद सचमुच पढ़ने लायक संवाद होते हैं। कुछ पढ़ना चाहूंगा इसमें से जरूर, क्योंकि इसकी भाषा बहुत अच्छी है। इसकी भाषा ऐसी है कि आप बंधे रह जाते हैं। भावनाओं की उष्णता ने दो अलग धातुओं को एक ही सांचे में पिघलाकर एकाकार कर दिया था। धीमे असर करती यह कीमियागरी हाथों से होते हुए शरीर का वह हर हिस्सा छू लेना चाहती थी जहां सुख की आखिरी रेखा बसा करती थी। शदीद मोहब्बत को बदन की चाह नहीं होती, बदन के बिना मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। कौन सा हिस्सा पकड़ा जाए, किसे छोड़ा जाए? सच तो यह है, मोहब्बत के सफर में मन और बदन दोनों एक दूसरे को जीते चले जाते हैं। एक के बिना दूजा नहीं, दूजे के बिना पहला नहीं। खालिस बदन की चाह तो सौदा है और केवल मन का मिलन वह फानी एहसास जिसका राब्ता इंसानी कहानियों से नहीं। वे बस इश्क मजाजी से की आत्मलीन सी यात्रा हैं। वे शोरा दीवान थोड़े ही थे जिन्होंने गजल का रुख हकीकत की ओर मोड़ा था। इश्क हकीकी के साथ पूरी दरमियानी तय की थी, आत्मलीनता से उस शख्स तक पहुंचने की जिसके साथ दिल का मुआवला नक्की हो। इस किताब की भाषा आपको बांधती है। उर्दू की शब्दों का बहुत खूबसूरती के साथ उपयोग किया गया है और हमारे समय की वही भाषा है जिसमें थोड़ी उर्दू मिले, थोड़ी संस्कृत आए, थोड़ी अंग्रेजी आ जाए और उन सब के बीच में हिंदी हो। वो हमारी हिंदुस्तानी जबान होती है। ये हिंदुस्तानी जबान में लिखी गई किताब है और ये भाषा हमें बांध ले जाती है। आप कहानी को शुरू करते हैं तो वो पात्र आपको बांध ले जाते हैं। मैं बार बार इस कहानी की कनू पर जाता हूँ। जब इस कहानी को पढ़ रहा था तो बार बार कनू पर जाता था और मैं देखना चाहता था कि ये कनू किस मिट्टी की पात्र है जो अपने पति को स्वतंत्र कर रही है प्रेम करने के लिए। हालांकि कहानी में कहीं ऐसा व्यक्त नहीं किया गया है कि वो स्वतंत्र कर रही है प्रेम करने के लिए, लेकिन पाठक को समझ में आता है कि हाँ, वो स्वतंत्रता उसे मिल रही है कनू की तरफ से। दूसरी स्वतंत्रता आकृति की तरफ से। ये कहानी अगर केवल प्रेम की कहानी होती तो ये बहुत साधारण सी कहानी हो जाती। ये प्रेम की स्वीकार्यता की कहानी है। ये इस बात की कहानी है कि आप जिंदगी में हमेशा प्रेम की तलाश में लगे रहते हैं। बहुत पहले एक शेर मैंने लिखा था कभी, हुआ जो भी मुकम्मल मर गया वो, हुआ जो भी मुकम्मल मर गया वो, अधूरे प्रेम सदियों से हरे हैं। एक अधूरापन हम सबके अंदर होता है और वो अधूरापन हमेशा संपूर्णता की तलाश करता है। वो अधूरापन हमेशा पूर्ण होना चाहता है। इंसानी जिंदगी असल में एक अधूरेपन के पूर्णता की ओर बढ़ने की कहानी है और जिस दिन हमारी मृत्यु होती है शायद उस दिन भी वो अधूरापन हमारे साथ वापस जाता है। वो अधूरापन कभी पूर्णता नहीं पाता था। ये कहानी वही बताती है जो परवीन शाकिर ने कहा था, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। इसमें निर्मल का वापस लौटना और वैष्णवी के किरदार का जो निर्णय है उस किरदार के द्वारा लिए जाने वाले और जो फैसले वो लेती है, उनसे ये कहानी बड़ी कहानी होती चली जाती है। ये वो बात नहीं है कि जिसको लेकर मैंने एक शेर जो बीच में पढ़ा था कि जिसको तुम चाहो कोई और ना चाहे उसको, इसको कहते हैं मोहब्बत में सियासत करना। इसके पात्र मोहब्बत में सियासत नहीं कर रहे हैं। इसके पात्र कह रहे हैं कि जिसको मैं चाहूं उसे कोई और भी चाह सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई और नहीं चाह सकता। और ये कहानी
उसी के बीच गुजरती है। इस कहानी का जो आकृति के प्रेमी वाला जो पात्र है वो उस पर थोड़ा और काम हो सकता था, क्योंकि वो पात्र उतने अच्छे से पाठक के सामने नहीं आता, संकेतों में आता है वो पात्र। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये पिता, पुत्री, माँ और पिता की प्रेमिका, इन चारों के बीच चल रही कहानी है। इसलिए शायद इसमें किसी पांचवे की उपस्थिति उतने अच्छे से जरूरी भी नहीं थी। मुझे लगता है कि एक पुत्री की नजर से अपने पिता की प्रेमिका पर लिखा गया ये अपनी तरह का पहला उपन्यास है। और जो मैंने आपसे कहा पहले भी कि ये जो नई पीढ़ी आ रही है बहुत तोड़फोड़ करने आ रही है, ये बहुत नए तरीके की तोड़फोड़ करने वाली है, और इस तोड़फोड़ से परिणाम अच्छे निकलेंगे। इस तोड़फोड़ की बहुत सुखद परिणाम हमें मिलेंगे, पाठकों को मिलेंगे। इस तोड़फोड़ के परिणाम में अणुशक्ति सिंह जैसे लोग लिखेंगे कित-कित जैसी किताबें, जिनको पाठक पसंद करेंगे, जिनको पाठक सराहेंगे। एक रास्ता बाकी सब जगह चल सकती है, कलाओं में नहीं चलती। जो जिस तरह की गाने लता मंगेशकर ने गा दी है, अगर नई गायिकाएं भी उसी तरह से गाती रहें, उनके बाद की भी उसी तरह से गाती रहें, तो शायद हम ऊब जाएंगे एक दिन। हम कुछ नया चाहते हैं। हमने शमशाद बेगम के बाद, हमने नूरजहां के बाद हमने लता मंगेशकर को पसंद किया, और आज हम सुनिधि चौहान तक जैसी गायिकाओं को सुन रहे हैं। तो इसके पीछे कारण यह है कि हर कला में हर नया जो कलाकार आता है वो अपने से पुराने वालों से बहुत कुछ सीख कर तो आता है, लेकिन तेवर अपने लाता है। अणुशक्ति सिंह ने अपने से पूर्व कथाकारों से, ममता कालिया से, चित्रा मुद्गल से, करिश्मा सोलंकी जी से, इन सब से बहुत कुछ सीखा तो है, पर तेवर अपने रखे हैं, विषय अपने रखे हैं, कहने का तरीका अपना रखा है, कोई दोहराव नहीं किया है। और ये समय के साथ जरूरी भी है, क्योंकि जो समय अभी चल रहा है आपको उसी की कहानी कहनी पड़ेगी। आज का जो समय है उसके समय में आपको आज के पात्र उठाने पड़ेंगे, आज के पात्रों के हिसाब से भाषा लेनी पड़ेगी, और आज के पात्रों के हिसाब से उनकी मानसिकता तय करनी पड़ेगी। वो मानसिकता यहाँ दिखाई देती है। वो मानसिकता यहाँ पूरे उपन्यास को पढ़ते हुए आपको महसूस होता है कि इसके पात्र हठेले पात्र हैं, जिद्दी पात्र हैं, और वो पात्र कोई नियम नहीं मानते। उनका एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं माना जाएगा। तो वो जिस आदमी की जिंदगी में जो आदमी ये नियम बना लेता है कि मैं कोई नियम नहीं मानूंगा, वो हठीला हो जाता है और वो जिद्दी हो जाता, बिगड़ेल हो जाता है। समाज उसको कहता है कि ये तो हठीला है, ये बिगड़ेल है, और वो उल्टा होकर दुनिया को देख रहा है। लोग भूल जाते हैं कि वस्तुतः तो सीधा होकर वही देख रहा है, बाकी सारी दुनिया उल्टी होकर देख रही है। तो जिद्दी लेखक जब आते हैं तब ऐसी किताबें हमें मिलती हैं। जिद्दी होने के लिए जरूरी है कि आपके पास में अपनी चीजों को कहने का तरीका हो और उन चीजों का जस्टिफिकेशन आपके पास हो। जब आप कोई बात कह रहे हैं अपनी कहानी में, उसका जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो आपकी कहानी धुएं की तरह हवा में घुल जाएगी, आपकी बात धुएं की तरह उड़ जाएगी, वो कहीं नहीं पहुंचेगी। जब आप उसको बाकायदा तर्क से साबित करेंगे, तब वो आपकी कहानी का एक मुख्य हिस्सा बनेगा। इस कहानी में वही सब कुछ है। उन सब के बावजूद, इतनी सारी बातों के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब को पढ़ना चाहिए इसमें आए हुए प्रेम के विवरण के लिए। निर्मल और वैष्णवी के बीच प्रेम का घटित होना, उसका प्रस्फुटित होना और उसका विकसित होना, उसको पढ़ने के लिए आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए। आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि एक नया लेखक प्रेम को कैसे लिखता है, वो जिंदगी में प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करता है। और ये वो एसटीडी बूथ पर पनपने वाला प्रेम है 90 के दशक के अंतिम समय का, जहां पर एसटीडी बूथ पर बात करते हुए प्रेम हो जाता है। लेकिन उसके पीछे एक बड़ी कहानी ये है कि वो जो प्रेम कर रहा है उसके अंदर एक बहुत बड़ी खला है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा शून्य है,
उसके अंदर एक प्रेम की तलाश है, और उस प्रेम की तलाश में वो वैष्णवी तक पहुंचता है, और वो वैष्णवी तक पहुंचकर उस प्रेम को पाता है जिस प्रेम की तलाश वो पूरे जीवन से कर रहा है। प्रेम की तलाश हमें जिंदा रखती है, प्रेम की तलाश हमें कलाकार बनाती है, हमें लेखक बनाती है, प्रेम की तलाश हमें इंसान बना देती है, और प्रेम हमें इस दुनिया में रहने लायक बनाता है। ये कहानी प्रेम की स्थापना की कहानी है। ये कहानी प्रेम को अपने तरीके से स्थापित करती है। यहां वो सामाजिक मान्यताएं नहीं है कि इस उम्र में प्रेम नहीं होता, वो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, ये व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम और गणित दो बिल्कुल विपरीत ध्रुव हैं। गणित में निश्चित सिद्धांत चलते हैं, प्रेम में कोई सिद्धांत नहीं चलता। गणित में 2 और 2 का जोड़ 4 आता है हमेशा, प्रेम में 2 और 2 का जोड़ 0 से लेकर कुछ भी आ सकता है। ये प्रेम और गणित के बीच चलता हुआ उपन्यास है, जो गणित को खारिज करता है और प्रेम को स्थापित करता है। हम जिंदगी को गणित से चलाने लग गए हैं। हम जिंदगी में सब कुछ कैलकुलेशन करके करते हैं। हमें इससे क्या मिलेगा तो हम इससे एक रिश्ता जोड़े, हमें उससे क्या मिलेगा तो हम उससे एक रिश्ता जोड़े, हमें उससे क्या मिलना बंद हो गया है तो उसके साथ रिश्ता खत्म कर दें। ये गणित से चल रही जिंदगी है। और जो प्रेम होता है वो ये सब नहीं मानता। वो रिश्ता जोड़ने से पहले किसी प्रकार के कोई समीकरणों का हल नहीं करता है। वो कहता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे इससे प्रेम है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इससे कोई लगाव नहीं। ये प्रेम है। दुनिया को गणित की जरूरत नहीं थी, दुनिया को प्रेम की जरूरत थी। लेकिन हुआ ये कि हम प्रेम और गणित तलाशते तलाशते गणित को पहले तलाश बैठे। ये उपन्यास आपको बताता है कि अगर हमने प्रेम को पहले तलाश लिया होता तो ये दुनिया शायद कुछ और होती, ये दुनिया कुछ दूसरे तरह की दुनिया होती। उन सारे सामाजिक गणितों को खारिज करने की एक कोशिश है ये उपन्यास। और इस उपन्यास में छोटे छोटे से बहुत सारे सूत्र वाक्य हैं जिनको शायद आप यहां से उठाकर किसी डायरी में लिखना चाहेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। अणुशक्ति सिंह की कहानियों को मैंने पढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा कहानियां उनकी मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि वो लिखती भी बहुत कम है। ये उपन्यास भी उनका शायद 3 या 4 साल बाद दूसरा उपन्यास आया है। और एक लेखक के लिए सबसे अच्छा यही होता है कि वो कम लिखे। मेरा अपना खुद का ऐसा मानना है कि एक उपन्यास और दूसरे उपन्यास के बीच में 2-3 साल का अंतर एक लेखक का जरूर होना चाहिए। वो मानसिक प्रक्रिया के लिए, मानसिक तैयारी के लिए, वो सब चीजों के लिए आपके अंदर, और पिछले उपन्यास के भूत से, उसके प्रेत से मुक्ति पाने के लिए। वो प्रेत भी तो हमारे छाती पर लदा हुआ है, उससे मुक्ति पाने में भी आपको 2-3 साल लगेंगे। तब आप कित-कित जैसा दूसरा उपन्यास लिख पाएंगे, और वैसा उपन्यास लिख पाएंगे जैसा पाठक चाहता है। ये पाठकों का उपन्यास है, ये पाठकों को पसंद आने वाला उपन्यास है। मैं आलोचकों और समीक्षकों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये पाठकों को बहुत पसंद आएगा। ये नई उम्र के पाठकों को भी बहुत पसंद आएगा, और ये नई उम्र के पाठकों को जीवन और प्रेम देखने का एक नया नजरिया देगा ये उपन्यास। एक भाषा, एक शिल्प, एक विषय, और इन सब के साथ एक और बात होती है जो कहानी को कहानी बनाती है, और वो होती है उसकी विश्वसनीयता। इस कहानी में विश्वसनीयता भी है कि आप इस पर विश्वास करते हैं। आपके दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता। एक पाठक के रूप में जब मैं किसी कहानी को पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में हमेशा ये विचार आता है कि जिस बिंदु पर अगर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, उस बिंदु पर वो किताब को पढ़ना शायद मैं छोड़ दूंगा। किसी किताब की विश्वसनीयता अंत तक बनी रहे तो वो किताब पाठक के साथ जुड़ जाती, पाठक फिर से पढ़ता है और उसकी अनुशंसा करता है। जैसे मैं इस किताब की अनुशंसा अपने कई मित्रों को कर चुका हूं कि इसे पढ़िए, नए लेखक को जानने के लिए।
तो ये आज की किताब अणुशक्ति सिंह का उपन्यास कित कित, जो सेतु प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया। और सेतु प्रकाशन मेरे बहुत अच्छे मित्र अमिताभ जी हैं, उनका है। और सेतु प्रकाशन की एक बड़ी विशेषता उनकी किताबों की डिजाइन है। वो किताबें हाथ में लेने पर सुंदर लगती हैं। कोई भी किताब, मुझे किसी भी किताब में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है कि सबसे पहले वो किताब जब मेरे हाथ में आए तो मुझे उसको देखकर लगे कि इसे पढ़ना चाहिए। इसकी सुंदरता, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कि आप मुझसे असहमत हो, लेकिन एक किताब हाथ में आने के बाद दिखनी चाहिए सुंदर, और फिर उसका कंटेंट बांधेगा। सबसे पहले तो एक पाठक को यही जोड़ेगा। तो अमिताभ जी और उनकी टीम और उनकी धर्मपत्नी शायद इस पर कवर वगैरह सब वो बनाती हैं, तो बहुत सुंदर काम करते हैं लोग। ये बहुत सुंदर, आकार छोटा है, एक छोटे उपन्यास की तरह का आकार है, और पीछे अणुशक्ति सिंह जी का बहुत बड़ा सा चित्र है। तो ये किताब आपको जरूर पढ़ना है, कित कित। और इस किताब को पढ़ते हुए आप हो सकता है कि मेरी कई सारी बातों से सहमत हो, कई सारी बातों से हो सकता है असहमत भी हो, लेकिन ये किताब आपको असहमत नहीं करेगी। मेरी बातों से भले ही सहमति असहमति हो जाए, लेकिन ये किताब आपको असहमत नहीं करेगी। और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपना समय किसी किताब पर व्यर्थ कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी किताब को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो गलत हो गया, अब हम कुछ और काम कर सकते थे। ये किताब आपको कहीं भी निराश नहीं करेगी। किताब आपको बांधे रखेगी, और आप अंत में, जैसा मैंने किया कि मैंने एक लंबी सांस ली और उसके बाद उसे छोड़ा, और उसके बाद में मैंने कल्पना की कि वो अंत में जो कुछ चल रहा है, मैं अंत की बात नहीं कर रहा हूँ इस उपन्यास की बार बार, अंत में जो कुछ चल रहा है मैं उसे अपने कल्पना शक्ति से उसे देखने लगा कि अच्छा वहां ये इस तरह से चल रहा है। तो ये किताब आपको निराश नहीं करेगी। ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ सब जगह उपलब्ध है। आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, या जहाँ से भी खरीदना चाहें, या सेतु प्रकाशन से सीधे खरीदना चाहें तो सीधे भी खरीद सकते हैं। और ये किताब आपको बांधेगी, ये किताब आपको अपने साथ जोड़कर रखेगी। किताबों को पढ़ना चाहिए। जो भी नई किताब आ रही है उसका स्वागत करना चाहिए। जो नई पीढ़ी आ रही है उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये नई पीढ़ी हमारे लिए बहुत कुछ नया ला रही है। कुछ ऐसा ला रही है जो शायद हमें नहीं पता है। हम जो लेखक, हिंदी का लेखक अपने आप को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता मानता है, उसको नई पीढ़ी को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको पता चलता है कि कई बातें उसे भी नहीं पता है। सर्वज्ञ होने का दावा उसका खोखला हो जाता है। तो ये अपने आप की तलाश करने के लिए भी इस नई पीढ़ी को जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़े बिना आप किसी को खारिज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम पढ़े बिना खारिज करते हैं। हम किताब को पढ़े बिना उसको कह देते हैं कि ये तो बेकार किताब है। हिंदी में ये परंपरा कुछ ज्यादा है। इस परंपरा को तोड़ना पड़ेगा, और ये नए लेखक तोड़ रहे हैं। ये नए लेखक अपनी परंपराएं लेकर आ रहे हैं, ये अपने तरीके लेकर आ रहे हैं। और आप बदलना चाहें या ना बदलना चाहें, आप परिवर्तित होना चाहें या नहीं होना चाहें, पर विश्वास रखिए ये बदल देंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय जो कहता है उस हिसाब से परिवर्तन करते हुए चलें। नए लेखकों को जरूर पढ़ें। नए लेखकों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये नए लेखक कल बड़े लेखक होंगे, तब ये नई पीढ़ी को तराशने का काम करेंगे। तो आज के लिए मेरी अनुशंसा है कि आप अभी तुरंत ऑर्डर करें इस उपन्यास कित कित को, अणुशक्ति सिंह का उपन्यास जो सेतु प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया है। और इसको पढ़ते हुए प्रेम, दाम्पत्य, गृहस्थ, पिता पुत्री, उन मनोहर घाटियों में आप विचरण करें। भाषा के साथ, शिल्प के साथ, गहन के साथ आपको निश्चित आनंद आएगा। मिलते हैं अगले अंक में एक और नई किताब के साथ। तब तक नमस्कार।